Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी। आप देख रहे हैं आवाज अड्डा। कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आरएसएस मुख्यालय में भाषण देकर चले आए, लेकिन इस पूरी घटना का कोई ठोस निष्कर्ष निकाल पाना अब भी काफी मुश्किल लग रहा है। कांग्रेस कह रही है कि प्रणब दा ने आरएसएस को आईना दिखा दिया, तो संघ के लोग ये कह रहे हैं कि संघ प्रमुख और पूर्व राष्ट्रपति के भाषण एक दूसरे के पूरक बनकर सामने आए। भारत के इतिहास और संस्कृति से लेकर संविधान तक की चर्चा करते हुए दोनों महानुभावों ने राष्ट्रवाद और विविधता में एकता का ऐसा खाका खींचा जिस पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन कहीं अनकहीं के बीच इस बात की पूरी गुंजाइश है कि लोग अपने अपने हिसाब से इस घटना की व्याख्या करें। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के आने से इस बार संघ शिक्षा वर्ग खास बन गया। मगर क्या वहां प्रणब मुखर्जी ने ऐसा कुछ किया या कहा जिसको खास कहा जा सके? लंबे समय तक इस प्रश्न के तरह तरह के जवाब मिलेंगे। वैसे पूर्व राष्ट्रपति ने संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें भारत मां का महान सपूत बताया और राष्ट्रवादी संस्था में अपने संबोधन के दौरान अपने तरीके से राष्ट्रवाद की व्याख्या की। From our constitution flows our nationalism. The construct of Indian nationalism is constitutional patriotism, which consists of an appreciation of our inherited and shared diversity, a readiness to enact one's citizenship at different levels, an ability to self-correct and learn from others. यही नहीं, प्रणब मुखर्जी ने पासिंग आउट सेरेमनी में आरएसएस कैडर को यह भी बताया कि सेक्युलरिज्म हमारे लिए क्या है और क्यों भारत एक भाषा या एक धर्म का देश नहीं हो सकता। The soul of India resides in pluralism and tolerance. This plurality of our society has come through assimilation of ideas over centuries. Secularism and inclusions are a matter of faith for us. It is our composite culture which makes us into a nation. India's nationhood is not one language, one religion, one entity. अब आरएसएस को सांप्रदायिक संगठन मानने वाले चाहें तो अपने तरीके से प्रणब मुखर्जी की बातों की व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति के ठीक पहले स्वागत भाषण में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी ऐसी ही बातें कहीं और भारत की विविधता में एकता और सबके समान हक को बड़ी शिद्दत से स्वीकार किया। भाषाओं की, पंथ संप्रदायों की विविधता तो पहले से है। अलग अलग प्रकार से प्रांत बनते हैं, रचनाएं बदलती रहती है। राजनीतिक मत प्रवाह, विचार प्रणालियां भी पहले से रही है। लेकिन इस विविधता में हम सब भारत माता के पुत्र हैं। वैसे समारोह सामान्य तरीके से निकला, लेकिन इसके कुछ घंटों के भीतर आरएसएस के रंग में रंगी हुई प्रणब मुखर्जी की एक फर्जी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और इसी के साथ पहले से प्रणब को चिता रही उनकी बेटी और कांग्रेस नेता शर्मिष्ठा मुखर्जी ने फिर ट्वीट किया कि उन्हें इसी बात का डर था। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता शुरू से प्रणब मुखर्जी के आरएसएस मुख्यालय जाने का विरोध कर रहे थे, लेकिन अब पार्टी के सुर बदल गए हैं और कांग्रेस कह रही है कि प्रणब मुखर्जी ने आरएसएस को आईना दिखाया है। श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत के गौरवशाली ऐतिहासिक परंपरा का पाठ आरएसएस के मन से आरएसएस को पढ़ाया। आरएसएस की आंख और आत्मा पर जो मकड़ जाल जड़े हैं उनको उतारने का प्रयास भी किया। क्या वाकई प्रणब मुखर्जी के भाषण को आईना दिखाना कहा जा सकता है? वैसे इतना तो साफ है कि प्रणब के इस दौरे से आरएसएस कई दिनों तक चर्चा के केंद्र में रहा और उसके मंच पर देश भर की टकटकी लगी रही। तो क्या माना जाए कि प्रणब मुखर्जी को बुलाने से आरएसएस को बड़ा फायदा हुआ है
और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर प्रणब मुखर्जी ने किस किस को और क्या क्या संदेश दिए हैं। ये चर्चा अभी अब मुझे लगता है आगे कुछ और दिन भी चलेगी, लेकिन आज हम इस पर बात कर रहे हैं और इस चर्चा में रोज की तरह हम आपको यानी दर्शकों को भी जोड़ रहे हैं। आपसे हम आज पूछ रहे हैं कि क्या प्रणब मुखर्जी को बुलाने से आरएसएस को बड़ा फायदा हुआ? आप हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। आज की इस बड़ी चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभय दुबे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े विचारक राकेश सिन्हा, हिंदुस्तान टाइम्स के राजनीतिक संपादक विनोद शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता और मेरे पुराने साथी वरिष्ठ पत्रकार और बहुजन विचारक दिलीप मंडल इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आप सबको मैं याद दिला दूं कि शुरुआती टिप्पणी के लिए हमने 1.5 मिनट का समय तय किया हुआ है। अपनी पहली बात, अपनी ओपनिंग कमेंट इसी 90 सेकंड की सीमा के भीतर खत्म करेंगे तो बातचीत तरीके से आगे बढ़ेगी। और ये 90 सेकंड पूरे होने की खबर आपको आपके कान में कुछ बीप्स और एक बजर के साथ मिल जाती है। आलोक मेहता जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं, क्या संदेश निकला है प्रणब मुखर्जी ने जो कुछ वहां बोला? देखिए, संदेश तो नहीं कहना चाहिए, एक बड़ी क्रेडिबिलिटी जिसको कहना चाहिए कि आरएसएस के लिए रहा कि कांग्रेस के एक शीर्षस्थ नेता आज के समय में, निश्चित रूप से इंदिरा गांधी या राजीव गांधी या नरसिंह राव तो वहाँ नहीं गए, ठीक है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने खुद प्रणब मुखर्जी को आमंत्रित करके बुलाया, तो ये लगता है कि वो वर्तमान परिस्थितियों में थोड़ा बदलाव संघ भी कर रहा है। ऐसे अतिथि को बुला करके जो उनके आलोचक रहे जीवन भर, उनको भी अपने यहाँ आमंत्रित किया। और लेकिन इसके साथ ही प्रणब मुखर्जी जो राजनीतिक भी हैं, राजनयिक भी हैं कहना चाहिए, चूँकि विदेश मंत्रालय भी उन्होंने बहुत देखा, राष्ट्रपति के रूप में भी रहे, तो उन्होंने कई चीज़ों को बड़ा सावधानी से संघ को कहीं भी कोई क्षति न पहुँचे, उसी राष्ट्रवाद वसुधैव कुटुंबकम की बात की। तो एक ये है कि संवाद होना चाहिए, जिस बात की धारणा वो मैं तो ये मानता हूँ, चूँकि 72 से भी आप देखते रहा हूँ मैं, कि इंदिरा गांधी भी संघ के नेताओं से बात करती थी। पूर्वोत्तर क्षेत्र में ईसाई मिशनरी कहिए या CIA के उस समय की कई ऐसी घटनाएं थी जिसको लेकर के वो संघ का उन्होंने उपयोग किया और पूर्वोत्तर में काफ़ी उसका सहायता ली। उस दृष्टि से प्रणब मुखर्जी उस बैकग्राउंड को भी जानते हैं कि कहाँ राष्ट्रवाद को किस रूप में उपयोग राष्ट्र में होता रहा है। तो एक संदेश प्रणब मुखर्जी का ये है कि ये लड़ाई एक दूसरे को दुश्मन मानने का नहीं होना चाहिए, और शायद यही बात संघ के भागवत भी दिखाने की कोशिश करते रहे। जी, संघ के भागवत तो दिखाने की कोशिश करते रहे क्योंकि उन्होंने आमंत्रित किया है, जाहिर है वो उनको दुश्मन नहीं मानते हैं। प्रणब मुखर्जी ने न्योता स्वीकार किया, वो भी दुश्मन नहीं मानते हैं। लेकिन क्या ये बातचीत बिल्कुल इतनी आसान, इतनी सीधी है? या आपने बुलाया, हम चले आए और हम दोनों ने एक सी बात की? दिलीप मंडल, क्या सवाल निकल रहे हैं? देखिए आलोक जी, मुझे एक तो बहुत स्पष्ट लगता है कि कांग्रेस के लिए ये एक बहुत बड़े एम्बेरसमेंट का क्षण है, और ये जो अब टुकड़े चुन रहे हैं वो इस भाषण के अंदर सेकुलरिज्म के, वो लगभग जैसे मैं इसके लिए हिंदी का एक मुहावरा है कि भागते भूत को लंगोटी भली टाइप की स्थिति है, या फिसल गए तो हर हर गंगे करके हम तो नहाने उतरे थे टाइप का। कांग्रेस के लिए ये एम्बेरसमेंट का क्षण है। विजय की ट्रॉफी जो है वो RSS बीजेपी के पास है, उस ट्रॉफी का भरपूर इस्तेमाल होने वाला है। पॉलिटिकली बहुत बड़ा गेन नहीं है, क्योंकि प्रणब मुखर्जी के जाने से कोई नया सोशल क्लास उनके पास नहीं आ रहा है। अगर ब्राह्मण आने की बात है तो वो ब्राह्मण ऑलरेडी उनके पास है, लगभग 90% तक मेरा अनुमान है। मेरे पास कोई एम्पेरिकल डाटा नहीं है, लेकिन अनुमान है कि वो ऑलरेडी उनके साथ है। जो चीज़ मुझे लगता है इस भाषण में महत्वपूर्ण और जो संदेश आया है, वो आइडिया ऑफ इंडिया का जो एक कॉन्सेप्ट है, जो आज़ादी के समय से भी रहा है, जिसको पेरी एंडरसन वगैरह चैलेंज भी करते हैं, कि ये बेसिकली हिंदू अपर कास्ट में जो है वही है। आप इस भाषण में देखिए कि प्रणब मुखर्जी किन नामों को ले रहे हैं। वो सारे नाम अगर मैं आपको गिनाता हूँ, चाणक्य, राधाकृष्णन, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तिलक, गांधी और नेहरू। तो ये हिंदू अपर कास्ट मेल नैरेटिव है। इसमें आपको कबीर नहीं है, इसमें आपको अम्बेडकर नहीं है, नानक नहीं है, रैदास नहीं है, फुले नहीं है, तो ये एक कोई महिला नहीं है। तो ये असल में ये RSS का भी आइडिया है। तो RSS और कांग्रेस का कन्वर्जेंस एक जगह पर है, वो मुझे यहाँ दिखता है। जी, तो आप कह रहे हैं कि इसमें अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो चिंता के बहुत सारे बिंदु उठते हैं। विनोद शर्मा जी,
कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया, जैसे दिलीप ने कहा कि एम्बेरसमेंट का क्षण है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस पार्टी को क्या ये जरूरी था कि वो प्रणब मुखर्जी के बोलने से पहले हायतौबा मचाएं और प्रणब मुखर्जी के बोलने के तुरंत बाद उसको क्लेम करने की कोशिश करें कि प्रणब मुखर्जी गए और उन्होंने वहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आईना दिखा दिया? इससे क्या कांग्रेस को कोई फायदा हुआ है या सचमुच वो अपना नुकसान कर रही है? देखिए, तो कांग्रेस को फायदा हुआ या नुकसान, ये तो वो जाने, लेकिन उनको सुनने से पहले जो वक्तव्य आए उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी और उसी के चलते आज के दिन कांग्रेस पार्टी सख्ते में है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि शर्मिष्ठा मुखर्जी का तो बनता था कि उनके बारे में कोई गलत खबर चला दी गई और उससे उत्तेजित होकर वो कुछ बोली, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब हेडगेवार साहब को उन्होंने अपनी होमेज पे की और भारत का एक महान संत बताया, तो उस सपूत बताया, तो उससे उत्तेजना फैली। देखिए, प्रणब मुखर्जी का भाषण दो सतह पे देखा जा सकता है। एक सतह जो पॉजिटिव सतह है वो ये है कि उनका जो भाषण था वो पंडित जी की डिस्कवरी ऑफ इंडिया का सार था। पंडित जी वो आदमी थे जो एग्नोस्टिक थे, लेकिन उनको भारत के पास्ट का, उसकी हिस्टोरिसिटी का, उसकी जो रिच कल्चर का और उसका जो आगे मुस्तकबिल क्या होना है उसके बारे में समस्त ज्ञान था। और वो सब वहाँ पर जाके आरएसएस के गढ़ में पंडित जी का नाम लेना, उनको प्रेज करना, उसी आरएसएस के गढ़ में जहाँ पर पंडित जी की तस्वीर को जो आज तक सक्सेसिव जनरेशन्स को दिखाई जा रही है उसको धूमिल करने का, उसको वेंडलाइज करने का पूरा काम चल रहा है। लेकिन दूसरी सतह पे अगर आप देखें तो हेडगेवार साहब की जो उन्होंने तारीफ की, तो हेडगेवार साहब का तो बड़ा क्लियर आइडियोलॉजी था कि हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए है और जो मुस्लिम है वो यवना सर्प है जी। आप समझे कि नहीं? और उनका तो बड़ा क्लियर आइडियोलॉजी था और वो तो छोटी छोटी पुस्तकों में भी जो संघ के लोग हैं वो लेके घूमते हैं, वो आइडियोलॉजी तो बड़ी क्लियर थी उनकी। तो इसमें थोड़ा विरोधाभास है, लेकिन इसको भी हम आर्ग्यू कर सकते हैं कि आप किसी के यहाँ जा रहे हैं और वहाँ संस्थापक हैं उनके, और वो व्यक्ति आखिर तक कांग्रेस का मेंबर रहा, हेडगेवार। देखिए, कांग्रेस में उस वक्त लेफ्ट और राइट स्ट्रीम दोनों हुआ करती थी, उसी में से मालवीय जी भी निकले थे, उसी में गोविंद बल्लभ पंत होते थे, उसी में मुंशी साहब होते थे। तो देखिए, वो दोनों स्ट्रीम्स थी, लेकिन ये कांग्रेस जो आज की कांग्रेस है वो उसका स्वरूप नहीं है। तो इसलिए इसकी इंटरप्रिटेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, दोनों तरफ से की जा सकती है। तो आप अगर उदार होकर सोचें तो इतना स्पेस दिया जा सकता है, आप कह रहे हैं। अभय दुबे जी, अब ये सब आपने सुन लिया, सबसे विचित्र स्थिति में कांग्रेस ही दिख रही है। क्यों ऐसा हुआ? क्या कांग्रेस पार्टी ने केंद्रीय रूप से विचार नहीं किया, लोगों ने अपने अपने विचार रखे, इसलिए गड़बड़ी हुई? यहां तक कि ऑफिशियल बयान आने के बाद भी बयान आ रहे हैं। सिर्फ शर्मिष्ठा मुखर्जी का एक बयान है जिसमें कंसिस्टेंसी है शुरू से अंत तक, या हम कह सकते हैं राहुल गांधी ने कुछ नहीं बोला है, ना पहले ना बाद में। लेकिन पार्टी की तरफ से, पार्टी के अलग अलग नेताओं की तरफ से जो बोला गया वो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, या वो पार्टी के अंदर कंफ्यूजन का संकेत है? देखिए, इसको साधारण तरीके से अगर समझना हो तो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हो या कार्यकर्ता हो, वो इस बात को जानते थे कि आमंत्रण के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र भी छिपा है। षड्यंत्र इस बात का छिपा है कि वो प्रचारित करने की कोशिश करेंगे कि जो विचारधारा देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अप्रासंगिक है, उस पर इस बात की मोहर लगा ली जाए कि एक मूर्धन्य कांग्रेस के नेता अगर समारोह को अटेंड करते हैं तो उनकी विचारधारा की प्रासंगिकता हो जाए। इसलिए हमने आग्रह किया था। दूसरी चार प्रमुख बातें वहां जो सबक सिखाया, जो पाठ पढ़ाया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, वो कही कांग्रेस के शीर्षस्थ नेता ने। क्या कही? उन्होंने सबसे पहला प्रश्न खड़ा किया जो अभी विनोद शर्मा जी ने कहा कि राष्ट्रवाद की परिभाषा पंडित जवाहरलाल नेहरू के डिस्कवरी ऑफ इंडिया से, उन्होंने कहा आइडियोलॉजिकल फ्यूजन, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मान्यताओं के लोगों का आइडियोलॉजिकल फ्यूजन भारत का राष्ट्रवाद है। दूसरा, उन्होंने कौटिल्य को कोट किया। उन्होंने कहा, कौटिल्य ने कहा है कि राज्य के केंद्र में प्रजा का हित होना चाहिए, राजा को चाहिए कि प्रजा में नफरत और बैर फैलाकर
राज्य न करे। ये सबक किसके लिए था? तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने यूरोपियन स्टेट की कही। उन्होंने कहा यूरोपियन स्टेट की जो फिलॉसफी है 1648 की, उन्होंने कहा वन लैंग्वेज, वन रीजन और वन एनिमी। साथ में क्या है वेस्टफैलिया की फिलॉसफी क्या है? वहां आप देखें तो राजनीति को, धर्म को आधार बनाकर राजनीतिक सत्ता के लिए जो उन्माद किया यूरोपीय देशों ने, 30 वर्षों तक रक्त रंजित जो उन्माद चला है, उसको बताने की प्रणव दा ने कोशिश की कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, भारतीय जनता पार्टी को यह सबक था कि इस धार्मिक उन्माद के मैं कुछ देर में लौटूंगा अभय जी आपके पास, क्योंकि सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने लाइन क्या तय की थी। इतना धैर्य क्यों नहीं रखा कि आपके एक वरिष्ठ नेता वहां जा रहे थे, उनके जाने तक इंतजार कर लेते। उनके जाने तक का इंतजार नहीं किया गया, उसके पहले बयान दिए गए। हमारा दायित्व था कि हम अपने बड़े नेता से आग्रह करें कि इस षड्यंत्र को जानिए। उन्होंने ये भी, शर्मिष्ठा जी ने कहा कि तस्वीरें दिखाई जाएगी, वक्तव्यों पे चर्चा नहीं होगी, जैसा कि आज भी सारे चैनलों में हो रहा है। आपको शर्मिष्ठा जी का बयान याद आ रहा है, बाकी पार्टी के अन्य नेताओं के बयान याद नहीं आ रहे हैं इस वक्त। कोई बात नहीं, मैं राकेश सिन्हा जी आपके पास आना चाहता हूं। राकेश सिन्हा जी, प्रणब मुखर्जी ने आरएसएस मुख्यालय में आकर आपको आईना दिखा दिया, उस आईने में आपको अपनी तस्वीर कैसी दिखती है? देखिए, प्रणब मुखर्जी ने किसको आईना दिखाया? जिनको आईना दिखाया उनको अपनी तस्वीर दिखाई पड़ रही है। मैं यहाँ दो बात कहना चाहता हूँ कि एक संदेश तो स्पष्ट रूप से प्रणब दा ने दिया कि डेमोक्रेसी में यदि डायलॉग नहीं है, विमर्श नहीं है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं है, तो लोकतंत्र का अवमूल्यन होता है, जो अवमूल्यन पिछले 1.5 दशकों से लेफ्ट लिबरल्स, इंटेलेक्चुअल्स और कांग्रेस पार्टी मिलकर देश में कर रही हैं। किसी एक संस्था को आप अछूत घोषित कर दें, इससे वो अछूत नहीं होता है। हिंदू समाज में एक बड़े वर्ग को अछूत घोषित कर दिया तो अछूत नहीं हो गया। जो अछूत घोषित करने वाले होते हैं वे अछूत होते हैं। मैं दो महत्वपूर्ण बातें कहना चाहता हूं जो प्रणब दा ने कहा। राष्ट्र की परिभाषा के ऊपर जो एक विवाद था, जो एक पॉलिटिकल नेशनलिज्म की बात थी, प्रणब दा ने कहा कि इस देश की, इस राष्ट्र की परिभाषा का एक कोर कल्चर है और संस्कृति ही आधार है एकता का, कल्चर विथ एसिमिलेशन। प्रणब दा ने एसिमिलेशन की बात की। प्रणब दा के स्पीच में और मोहन भागवत जी के स्पीच में कोई बुनियादी अंतर नहीं है। दोनों के शब्द अलग हैं, लैंग्वेज अलग हैं, लेकिन भाव वही है। आज पहली बार ऐसा हो रहा है आलोक जी, आज प्रणब दा के उस स्पीच का और संघ के द्वारा उनको आमंत्रित करने का ही प्रभाव है कि देश में पिछले कुछ दिनों से विचारों के ऊपर बहस चल रही है, व्यक्ति के ऊपर बहस नहीं चल रही है। आरोप प्रत्यारोप से हटकर हम विचारों के तह में जा रहे हैं, यही हमारी आकांक्षा थी। हम किसी के भाषण को लेकर, किसी के फोटो को लेकर संघ देश में नहीं फैला है। आज संघ की 50,000 शाखाएं 37,000 स्थानों पर हैं। 3 दर्जन संगठन पूर्वोत्तर भारत, जो आलोक मेहता जी अभी कह रहे थे, पूर्वोत्तर भारत से लेकर कश्मीर कन्याकुमारी में काम कर रही हैं। तो वो हम किसी स्पीच से, किसी किताब से नहीं, हजारों लोगों के त्याग तपस्या से, जो देशभक्ति से प्रभावित होकर काम कर रहे हैं। इसी कारण से 1,70,000 सामाजिक आर्थिक उपक्रम चल रहा है। और आपने तो गांधी जी के द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ पर भी ताला लगा दिया। यही अंतर आरएसएस में और कांग्रेस में है। आप आरएसएस और कांग्रेस का अंतर बता रहे हैं राकेश जी। अंतर दरअसल तो बीजेपी और कांग्रेस का बताना चाहिए, क्योंकि आरएसएस तो एक सांस्कृतिक संगठन है, अब तक हमको ऐसा बताया गया है। जफर इस्लाम साहब, भारतीय जनता पार्टी को अंतर तो किसी के साथ किसी का हो नहीं, ठीक है, हो सकता है, इसमें दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूं मुकाबला जहां होना चाहिए वहीं आमने सामने हो। जफर इस्लाम साहब, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अलग अलग जगह देश में अलग अलग किस्म के सवाल झेल रही है, अलग अलग तरह के मुद्दे उठ रहे हैं, और एक बात यह आ रही है कि प्रणब मुखर्जी को इस तरह आमंत्रण देकर आरएसएस ने बीजेपी को कवर फायर दिया। पूरे देश की नजर नागपुर पर लग गई, प्रणब मुखर्जी पर लग गई। इस झगड़े में किसान आंदोलन पीछे छूट गया, दलितों की चिंता पीछे छूट गई। क्या यह बात सच है? देखिए, इस तरह की अटकलें जो भी लगाते हैं वो शायद गलत बात बयानी से काम लेते हैं। हकीकत तो यह है कि देश में आज जिस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं, उन मुद्दे में कोई ना तो जान होती है और न कोई उसके पीछे कोई इंटेंशन होती है। सिर्फ उसमें एक ही चीज़ होता है, लोगों को भ्रमित करने का काम। और वही मुद्दा जो है वो बार बार कांग्रेस उठाती है
और विपक्ष की पार्टियां उठाती है, और इसलिए कि उनके पास बैंकरप्सी है कोई ऐसे मुद्दे उठाने को जिससे देश के लोगों का फायदा हो और देश का फायदा हो। वो सिर्फ अपने सत्ता में काबिज रहने के लिए या उसको ललसा है उनको पाने के लिए उस तरह के मुद्दे उठाते हैं। जहां तक प्रणब दा जो वहां पर इनविटेशन को एक्सेप्ट करना था और जाके उन्होंने कहा जो ग्रेट सन ऑफ सॉइल के बारे में जो उन्होंने होमेज पे किया, उसी वक्त उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी कि वो किस तरह से आरएसएस को देखते हैं, आरएसएस विचारक को किस तरह से देखते हैं और किस तरह से कांग्रेस ने उनको सप्रेस करके रखा पूरे जब तक वो पॉलिटिक्स में रहे, पार्टी में रहे, तो उनके अपने विचार थे, उसका कहीं एक्सप्रेस करने के लिए उनको ज़रूर तकलीफ होती होगी। इसलिए कि वो स्टेटमेंट ही एक काफ़ी है जो लोगों को ये बताने के लिए कि उनकी अपनी सोच क्या है, इंडिपेंडेंट सोच क्या है। बाकी जो भी उन्होंने स्पीच बोली वो कोई नई चीज़ नहीं। मोहन भागवत जी आरएसएस प्रमुख जो है उन्होंने वही बात कही जो उसको दोहराया, दूसरे लफ्ज़ों में दोहराया, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का मूल जो हमारा जो बार बार स्लोगन है, सबका साथ सबका विकास, सबके बारे में हम सोचते हैं, उसी चीज़ को परसू किया मोहन भागवत जी ने बताया और उसी चीज़ को दोहराया अपने अपने लफ्ज़ों में प्रणब जी ने। लेकिन इस बात से दो चीज़ें साफ होती है। एक तो कांग्रेस पूरी तरह बौखला गया। देखिए पहले जब वो गए थे इनविटेशन लेने पर उन लोग की इतनी बौखलाहट थी, और जब बोल दिया तो ये कवर अपने आप को किसी तरह देखने की कोशिश करें कि शायद उनके फेवर में देखे। आपने बोल रहे हैं आईना दिखाया, आपने देखा हो कई जगह पर आईना ऐसा लगा रहता है कि बाहर खड़े वाले को तो अपना चेहरा दिखता है, अंदर वाले नहीं दिखते हैं। वैसे ही प्रणब जी ने कहा है। प्रणब जी ने जब भाषण दिया तो उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया, कांग्रेस के लिए आईना देखो, अंदर में जो लोग हैं उनके साथ ही वो बैठे हैं और उन्हीं के विचार के बारे में और उसी के बारे में बात कर रहे थे। जी विनोद शर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं इस पर। विनोद जी, ऐसा है, सच्चाई है कि आरएसएस का जो राष्ट्रवाद है वो हिंदू राष्ट्रवाद है। भले ही किसी भी शब्दों में किसी भी तरीके से बात की गई हो आदरणीय भगवत जी के द्वारा, लेकिन आरएसएस का जो राष्ट्रवाद है वो हिंदू राष्ट्रवाद है। आरएसएस एक ध्वज, एक कल्चर, एक देश की बात करती है। आरएसएस वो बात नहीं करती जिसको कि प्रणब मुखर्जी ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल पेट्रियटिज्म एंड सेकुलरिज्म एंड इंक्लूसिविटी। कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म प्रीएम्बल में बाद में लिखा गया, लेकिन अगर आप भारत की आईन पढ़ेंगे ध्यान से जफर साहब, तो आपको समझ में आएगा कि वहां पर हर धर्म और हर समाज के लिए जगह है। और जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं आरएसएस के, वो एक्सक्लूसिविस्ट हैं, वो थोड़े अलगाववादी हैं। वो हर किसी को वो कहता है कि वो जैसे कि हेडगवार साहब की जो फिलॉसफी है कि हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए है। और देखिए आप जवाब तो देंगे ही, मैं तो सवाल इसलिए उठा रहा हूं कि आपसे विनम्रता से ये सवाल करके पूछ लूं कुछ। दूसरा, प्रणब मुखर्जी जब गए वहां पर, वो उनके जाने से पहले मेरी उनसे फोन पे बात हुई थी। सवाल इतना लंबा ना हो जाए कि जवाब, और मैंने उनसे पूछा, और मैं उनसे पूछ रहा था कि आपने ये फैसला क्यों लिया। तो उन्होंने कहा कि विनोद, हमारी राजनीति में बहुत कॉन्फ्रंटेशन हो गई है और मैं उससे बहुत अपसेट हूं। और दूसरा, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हमारे सार्वजनिक डिस्कोर्स में हो रहा है वो निंदनीय है और वो हमारे लोगों को डिसएम्पावर कर रहा है। और मैं ये समझता हूं कि जो भी व्यक्ति सरसंघ चालक के भाषण और उनके भाषण में कुछ समानता देख रहा है तो शायद उसने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नहीं पढ़ी है, या वो फिल्म जो बेनेगल ने बनाई उस पर वो नहीं देखी है। अगर वो आप पढ़ लेते और उसको देख लेते तो आपको पता चलता कि फर्क क्या है। फर्क फाउंडेशनल है, फंडामेंटल है, और बातचीत हो रही है, बड़ी अच्छी बात है। उन्हीं में बातचीत होनी चाहिए जिनमें फंडामेंटल डिफरेंसेस हों। मैं बातचीत के पक्ष में हूं। और कांग्रेस की गलती थी जो पहले उन्होंने जो सवाल उठाए, पहले सुनने से पहले सवाल उठा दिए, वो गलती थी उनकी। ये बातचीत चलनी आप चाहिए। कह रहे हैं कि फर्क हैं, फाउंडेशनल फर्क हैं, लेकिन दिक्कत यह है विनोद जी कि जितनी बारीकी से आप उसको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, वो हर आदमी नहीं देख पा रहा है। वो इतने बारीक फर्क को क्या हर आदमी पढ़ पा रहा है? मुझे खुद लगा जैसे कि किसी एक विषय पर दो लोगों को निबंध लिखने के लिए दिया हो और उन दोनों ने अपनी अपनी भाषा में वो निबंध लिख दिया है।
दोनों लोग मोटे तौर पर करीब एक ही बात कर रहे थे। अभय दुबे जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? थोड़ा संक्षेप में रखिएगा। हाँ बिल्कुल। देखिए, बुनियादी रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो विचार है वो भारतवर्ष के बुनियादी विचार के खिलाफ है। भारतवर्ष का विचार बहुलतावादी है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जड़तावादी है। इसी प्रकार हिंदू धर्म भी, सनातन हिंदू धर्म भी प्रगतिवादी है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विचार उसके खिलाफ वो है रूढ़िवादी। कैसे? मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को पढ़ना चाहता हूं। हिंदू नाम जो हमारे सर्वव्यापक धर्म का बोध कराता है। कुछ सिख, जैन, लिंगायत तथा आर्य समाजी अपने आप को हिंदू से पृथक घोषित करते हैं, जिसको स्वीकारा नहीं जा सकता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वही बात कह रहा है जो प्रणब मुखर्जी ने यूरोपियन स्टेट के बारे में कही है। नहीं स्वीकारते। ये कहते हैं कि बौद्ध के अनुयायी ने इस देश की संस्कृति और विचार को नष्ट भ्रष्ट किया। तो जो बात बुनियादी रूप से कही जाती है, क्योंकि हिंदू धर्म जो है वो अमृत को सृष्टि में देकर विष को कंठ में धारण करने का नाम है। हिंदू धर्म वो है जो सत्ता को हथियाने का नहीं, वचन की मर्यादा की रक्षा, 14 वर्ष तक सत्ता तज कर वन में गमन कर जाने ठीक है। और अभय जी, सत्ता के छोटे उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम कर रहा है। ठीक है अभय जी, तो मैं इस पर राकेश सिन्हा के पास जाऊं, क्योंकि राकेश सिन्हा कुछ कहना चाहते हैं। सीधे इस पे आऊं, उसके बाद दिलीप मंडल के पास चलेंगे। राकेश जी, आपकी तरफ से बार बार, संघ की तरफ से बार बार सफाई आ रही है कि हिंदू धर्म, जो हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, हम जिसे धर्म कहते हैं, वो रिलीजन नहीं है, वो धर्म की पश्चिमी परिभाषा से परिभाषित नहीं होता है। लेकिन जो अभी अभय दुबे जी ने पढ़कर सुनाया वो तो पश्चिमी परिभाषा के आसपास ही है, और वो उसी भाव में जाता है जिसमें हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान और जो बाकी वंदे मातरम, भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है का नारा जहां से आता है। कैसे आप कहेंगे? ठीक है, कल जो मोहन भागवत जी ने कहा वो उस भाषण में कोई आपत्तिजनक बात नहीं थी, लेकिन कल का दिन वो दिन था जब पूरा भारत टेलीविजन पर उस भाषण को सुन रहा था। तो क्या ये संदेश देने की कोशिश थी व्यापक समाज को कि ये एक बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव समावेशी संगठन है? एक बात सुन लीजिए आलोक जी, पहले तो मैं विनोद जी को कहना चाहता हूं, यदि प्रणब दा की आलोचना करना चाहते तो आप खुलकर कीजिए। आप कह रहे हैं आरएसएस एक इंक्लूसिव संगठन नहीं है, आरएसएस संविधान के प्रतिकूल बात करता है, आरएसएस भारतीय राष्ट्रवाद के प्रतिकूल अपनी धारणा रखता है। जो संगठन ऐसी धारणा रखता है, मैं तो प्रणब दा को कहता कि आप मत जाइए, मैं उनके सामने बैठ जाता, आप मत जाइए, मेरी लाश के ऊपर जाएंगे। जो संगठन भारत के संविधान के प्रतिकूल हो, राष्ट्रवाद के प्रतिकूल हो, भारत की संस्कृति के प्रतिकूल हो, वहां प्रणब दा गए। और आज विनोद शर्मा जी कह रहे हैं प्रणब दा ने उसी मंच को चुना देश में संवाद की प्रकृति को बदलने के लिए। अरे विनोद शर्मा जी, आपको आलोचना करना, कह दिए सीधे प्रणब दा की आलोचना कर दीजिए। आप उनको बचाना भी चाहते हैं, आलोचना भी करना चाहते हैं। दूसरी बात नहीं करना चाहते, मेरी बात सुनिए। मुझसे क्यों डरते हो? अरे पर नहीं, अरे आप क्यों उत्तेजित हो रहे हैं? आप कांग्रेस का बचाव करते हैं, मैं जानता हूं, उत्तेजित हो जाते हैं। मैं जवाब दे रहा हूं। आपने देखिए, फिर मैंने टोका नहीं था, मैंने नहीं टोका था आपको, मैंने आपको नहीं टोका। सुनिए मेरे बात, आप बोलिएगा। आप प्रचंड रूप से जिस तरह से एजेंडा, हिडन एजेंडा देते हैं, मुझे एक्सपोज आप दिखाना है कि आप क्या कह रहे हैं। आप प्रणब दा को क्या कहना चाहते हैं? प्रणब दा उस मंच पर गए जो राष्ट्र विरोधी मंच है, जो मुसलमानों का विरोधी मंच है, तो मैं प्रणब दा की आलोचना करने के लिए यहां बैठा हुआ हूं। आप एक बात सुन लीजिए, संघ को पहले आप समझिए। डॉक्टर हेडगेवार जी ने कब कहा कि मुसलमानों का स्थान नहीं है? एक घटना सुनाकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। ये सेमिनार नहीं है, बहुत समय नहीं होता है। आलोक जी मुझे 30 सेकंड दीजिए, मैं घटना सुनाता हूं। डॉक्टर बी एस मुंजे हिंदू महासभा के बड़े नेता थे। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद भारत आए और नागपुर में आकर उन्होंने एक भाषण दिया जिसमें कहा यदि अंग्रेज जाएंगे तो मुसलमानों के हाथ में अधिकार आ जाएगा, तो फिर हिंदुओं का क्या होगा? अगले दिन मुझे लिखते हैं डायरी में, 3 मूर्ति में, विनोद जी जाकर पढ़ लीजिए। और मैंने अपनी पुस्तक में जिक्र किया है डॉक्टर हेडगेवार जी की बायोग्राफी में। डॉक्टर हेडगेवार उनके घर गए, उनको एक तरह से डांट लगाई गई कि आप क्या बोलते हैं। हिंदू और मुसलमानों के बीच जो संघर्ष है वो आंतरिक संघर्ष है, उसे हम अपने घर में निपटाएंगे। हमारे सामने मूल समस्या है अंग्रेजों को बाहर करना। अंग्रेज के नॉट विथ थर्ड पार्टी बिटवीन अस।
ये डॉक्टर हेडगेवार हैं। डॉक्टर हेडगेवार नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जेल गए और कांग्रेस के हैंडल में अभय दुबे जी यहाँ बैठे हुए हैं और विनोद शर्मा जी यहाँ बैठे हुए हैं। 1930 में नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया के डॉक्यूमेंट को मैं कोट करता हूँ। डॉक्टर हेडगेवार सुन लीजिए 10 सेकंड सुन लीजिए ना। 1930 आरएसएस 25 से बना। 1930 में पुसाद में डॉक्टर हेडगेवार 10,000 के जत्था को लीड करते हुए जेल गए। 1 ईयर रिगरस इंप्रिजनमेंट की सजा मिली और कांग्रेस के हैंडल में कहा जाता है डॉक्टर हेडगेवार 1930 में जेल नहीं गए। कांग्रेस के सेंटिनरी ईयर के डॉक्यूमेंट में 1985 के डॉक्यूमेंट में डॉक्टर हेडगेवार को महान भारतीय कहा जाता है। सोनिया राहुल गांधी के कांग्रेस का जो लोग समर्थन करते हैं, ओवरचर है जिसमें डिबेट नहीं, बाइनरी है जिसमें बिटरनेस है, और उसी बिटरनेस में लेफ्ट लिबरल इंटेलेक्चुअल्स जो अपने को इंडिपेंडेंट कहते हैं। लेकिन ठीक है राकेश जी, आपने जो समय मांगा उससे काफी ज्यादा समय हो गया है और दिलीप मंडल बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं। दिलीप मंडल। देखिए आलोक जी, अगर आप इस बात को ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो कांग्रेस और बीजेपी, आरएसएस और बीजेपी को एक तो मैं अलग नहीं मानता हूं। इसके लिए मैं एक शब्द इस्तेमाल करता हूं जो आजकल काफी पॉपुलर भी हो रहा है कि गंगाधर ही शक्तिमान है। ये दोनों अलग अलग लोग नहीं है, क्योंकि जिस तरह से वो राम माधव आज आरएसएस हैं, कल बीजेपी हैं, ये सब करते हैं, रामलाल कभी बीजेपी कभी आरएसएस। तो देखिए कांग्रेस और बीजेपी इस समय क्या कर रही है कि हिंदुत्व की दो अलग अलग व्याख्याएं कर रही हैं। तो मैं जो भारत का जो इस समय का मेटा नैरेटिव है उसको मैं इस रूप में देख रहा हूं कि कांग्रेस के अंदर से एक धारा जो आरएसएस की है वो कांग्रेस के अंदर एग्जिस्ट करती थी, सॉफ्ट हिंदुत्व की धारा, वो धारा छिटक कर आरएसएस की तरफ जा रही है। आने वाले समय में अगले 4-5 महीने के अंदर में कांग्रेस में मैं एक टूट नहीं भी तो एक ट्रिकल डाउन वहां से होते हुए नेताओं की एक धारा को बीजेपी आरएसएस की तरफ जाता हुआ देख रहा हूं। और मुझे लगता है कि कई सारे नेता, प्रणब मुखर्जी जो कर रहे हैं वो करने वाले हैं। और एक आखिरी चीज मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति बने उस समय उन्होंने दल की सदस्यता छोड़ दी थी, तो लगातार उनको कांग्रेस नेता के रूप में जो चिन्हित किया जा रहा है वो एक स्वतंत्र व्यक्ति हैं। वो जो करें वो अपना कांग्रेस की विरासत उनके साथ है और न अब उन्होंने दोबारा सदस्यता ली है। अगर वो फॉर्म फिर से भरा है तो मुझे नहीं मालूम, तो उनका वो कांग्रेस के नेता उनका एक अतीत है, अब वो स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर जो आखिरी बात मुझे ये कहनी है कि इसमें कांग्रेस और बीजेपी की जो यूनिटी ऑफ आइडियाज हैं वो ही दिख रहा है। कांग्रेस के अंदर एक जो बीजेपी आरएसएस एग्जिस्ट करता था वो एक छटपटाहट में है, क्योंकि एक कई दूसरी और राजनीतिक धाराएं इस समय खास करके बहुजन और अम्बेडकराइट लोहियाइट धाराएं एक तरफ हो रही हैं, तो उसके मुकाबले एक धारा दूसरी जो है वो उसको लीड कर रहा है इसमें आरएसएस बीजेपी। तो कांग्रेस के अंदर का यह आत्मसंघर्ष है कि उसके कुछ नेता कहां जाएं। जी, तो जो हम जो देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, बीजेपी, ये सब दरअसल कुछ है नहीं। ये आरएसएस की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा की लड़ाई है। क्या 2019 के चुनाव पर इस घटना का असर होगा? चुनावी राजनीति की नज़र से इसको देखा जाना चाहिए। ये चर्चा करेंगे एक ब्रेक से लौटकर। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप देखते रहिए आवाज़ अड्डा। लौटते हैं छोटे से ब्रेक। आवाज अड्डा पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमने आपसे सवाल पूछा, क्या प्रणब मुखर्जी को बुलाने से आरएसएस या बीजेपी को फायदा होगा? अब भी कुछ वक्त बाकी है। आप हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर जाकर इसका जवाब दे सकते हैं। आलोक मेहता जी, बात को आगे बढ़ाएं और बात वहां लाएं जहां शर्मिष्ठा मुखर्जी ने शुरू की, क्योंकि वो एक ऐसी टिप्पणी है। सैयद जफर इस्लाम हाथ उठा रहे हैं ब्रेक से लौटते ही, तो पहले मैं सोच रहा हूं उनकी टिप्पणी ले लूं। जफर साहब, कम शब्दों में। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आलोक जी कि कांग्रेस, आप पूरे एक्सरसाइज में देखिए कौन एक्सपोज हुआ है। कांग्रेस इस पूरे तरह से, इसलिए कि कांग्रेस पे जो बौखलाहट है, खलबलाहट है, इसलिए कि उनकी कोई अपनी आइडियोलॉजी नहीं है। उनकी आइडियोलॉजी है सिर्फ लोगों को भ्रमित करना। जब उन्होंने इनविटेशन एक्सेप्ट किया तो उनको प्रॉब्लम थी, जब उन्होंने स्पीच दी तो उनको उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे समझ में आता कि कांग्रेस का अपना कोई स्टैंड नहीं है, कोई दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर लेग। वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं और इससे देश की जनता समझ चुकी है इस बात को कि प्रणब मुखर्जी ने तो सही किया, वो स्टेट्समैन है, उन्होंने सही किया कि
के वो इनविटेशन को एक्सेप्ट किया, उस ऑर्गेनाइजेशन को उस ऑर्गेनाइजेशन को जिसको उन्होंने कई बार क्रिटिसाइज किया, तो उसके बावजूद उस ऑर्गेनाइजेशन ने बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें इनवाइट किया और पूरे तरह से वेलकम किया। और उसके बावजूद कांग्रेस उनके बार बार निशाना बनाते रहे। अपने ही एक लेफ्टिनेंट जो कभी उनके लेफ्टिनेंट रहे हुए थे उनको निशाना बनाते रहे। और जैसे ही कुछ ऐसी बातें लगी कि शायद जो उससे उनका फायदा उठा सकते हैं, तो उस बात को बार बार दोहराने लगे और कांग्रेस पार्टी हमले लोगों को आईना दिखाने लगी। हकीकत ये है, ठीक है, ये बात मुझे लगता है जफर साहब कई बार हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज दिख रही है। जी, 2019 में हमें फायदा होगा, जरूर फायदा होगा इसका। बस तो मुझे यही आने दीजिए, मैं जरा चर्चा वहीं ले जा रहा था, आपने पहले बोल दिया, लेकिन मैं इस बात को ले आऊं। आलोक मेहता जी, जो शर्मिष्ठा मुखर्जी का बयान था कि पिताजी मुझे पता है कि आप वहाँ जाकर अच्छी बातें करेंगे, कोई चिंताजनक बात नहीं होगी, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि लोग तस्वीरें याद रखेंगे, आपने जो कहा उसे भूल जाएंगे। और जब तस्वीर का जिक्र आता है, सिर्फ इसलिए कि कल प्रणब मुखर्जी आरएसएस के मुख्यालय में थे, पूरे भारत के हर टेलीविजन न्यूज़ चैनल ने उनके पूरे भाषण को ही नहीं, उनसे पहले संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत के पूरे भाषण को भी दिखाया। आपको नहीं लगता है कि इस इवेंट ने अपने आप ये काम कर दिया है, जिस फायदे की बात अभी जफर इस्लाम कर रहे हैं कि उनको फायदा होने जा रहा है? वो जो मॉफ्ट पिक्चर आज बनी जिसमें प्रणब मुखर्जी को ध्वज प्रणाम करते हुए दिखाया गया है, उसकी आरएसएस ने भी आलोचना की है, उसको छोड़ दें। फिर भी प्रणब मुखर्जी का वहाँ खड़ा होना, समारोह में भाग लेना, भाषण देना और उससे पहले मोहन भागवत के भाषण को ध्यान से सुना जाना, क्या ये अपने आप में आरएसएस के लिए बहुत बड़ा फायदे का सौदा नहीं था? देखिए, बहुत बड़ा सौदा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल को अब जब पूर्वोत्तर क्षेत्र में जब जा रही है, उड़ीसा की तरफ जा रही है, उसके लिए उनके कार्यकर्ताओं और पब्लिक के बीच में, देखिए प्रणब मुखर्जी साहब का एक अपना व्यक्तित्व है जिसकी बंगाल में एक अपनी पहचान और साख भी है। मतलब ठीक है, वो ज़्यादा चुनाव वहाँ कम लड़े, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति बनने के समय या उससे पहले भी बंगाल में उनका एक अपना, जिसको कहते हैं कि एक वर्ग है जो पूरा उनको मानता है, तो उसका फ़ायदा भाजपा ले सकती। इसलिए संघ जो है हमेशा दूरगामी रणनीति के तहत काम करता है। इसको ये मत मानिए कि ये एक इवेंट है, ये इवेंट हमारे मीडिया के लिए हो सकता है। दूसरा, प्रणब मुखर्जी साहब ने, जहाँ तक शर्मिष्ठा जी की बात है, देखिए वो पिछले कुछ वर्षों में ही राजनीति में आई हैं। प्रणब मुखर्जी जानते हैं कि उसके बाद मॉरली संघ या संघ से ही जुड़े हुए लोग भाजपा में हैं, आप जानते हैं, सभी वो स्वीकार भी करते हैं। भाजपा की तरफ से जो कैंडिडेट होगा वो 10 बार सोचेगा कि मैं शर्मिष्ठा जी पर कितना हमला करूं, कितने हमले करें। ये हमारे पुराने अनुभव बताते हैं। इसलिए ये राजमाता सिंधिया और माधवराव सिंधिया में कितने अंतर थे, लेकिन उसके बाद भी आज भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति कई बार सॉफ्ट कॉर्नर देखने को मिलता है। दूसरी बात एक और पे ना कहना चाहूँगा, ये कहना अभी जो हमारे मित्र कह रहे दिलीप जी कि बड़ा आज अचानक विचारधारा, ऐसे विचारधारा पहले थी। हमारे अभय दुबे बैठे गवाह होंगे कि दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे, ये अभी राष्ट्रपति नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए वो संघ के कार्यक्रम में जाकर के बैठे रहे, उसी तरह मैंने सबको प्रणाम किया। भारतीय जनता पार्टी में जब संघ के ही नेता हैं, जब उनकी एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई तो भोपाल में उनको घर अपने पूरा निमंत्रण, पूरे उनके लिए भोज आयोजित किया। तो आप बताइए, विचारधारा खाली वो तो एक नाम मैंने लिया। नरसिंह राव जी को तो लोग मानते ही हैं कि बाबरी मस्जिद गिराने में उनके पीछे वो चुपचाप इसीलिए बैठे रहे कि उस मस्जिद को गिरा दिया जाए तो आसान होगा, देश पे कुछ दूसरे ढंग से राम मंदिर का काम होगा। तो ये कहना कि ये पहले कोई धारा नहीं थी उनके साथ सहानुभूति रखने वाले लोगों की, ये नहीं है। और प्रणब मुखर्जी, हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, उस विचार से आप देखिए, आरएसएस से आए हुए लोग हो या न हो, मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि भाजपा को फायदा, कांग्रेस को जिसको कहते हैं न माया मिली न राम जैसा हो गया, क्योंकि न उनको, क्योंकि उस पर विचार कहाँ है आज की कांग्रेस में। अभय जी क्षमा करेंगे मुझे, लेकिन मैं मानता हूं कि विचारधारा की लड़ाई होती तो एक स्टैंड होता। प्रणब मुखर्जी के वक्तव्य में कोई ऐसा नहीं, उनके भाषण, आप 3 उनके ग्रंथ निकल चुके हैं, उनकी आत्मकथा में भी यही बातें वो इतनी बार लिख चुके हैं, बोल चुके हैं राष्ट्रपति के। अच्छा, संघ में वहां लोग बैठे नहीं जानते हैं कि वो जो बोल रहे हैं वो पहले भी बोले हैं, तो ऐसा कोई नया ज्ञान दे दिया कि उनका बिल्कुल हृदय परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग तो वैसे भी नए स्वयंसेवक हैं, उनको अपनी शाखा में जो सिखाया जाएगा वही ज़्यादा सीखेंगे, इस भाषण को सुनेंगे, हो सकता है कि विचार उन्हें मालूम हो कि हम दूसरा विचार सुन सकें। ये एक धैर्य सिखाना यदि होगा, लेकिन मैं तो निवेदन करूंगा कि भाजपा भी जो संदेश भागवत जी या प्रणब मुखर्जी ने दिया है कि थोड़ा संयमित रखें, राजनीति की शुचिता पर यदि ध्यान देंगे
तो शायद स्वस्थ लोकतंत्र होगा। जी, अभय दुबे जी, आप जवाब देना चाह रहे हैं? जी आलोक जी, देखिए ये हम अधिकार संपन्न हैं कि हमारे सर्वोच्च नेता रहे हुए हैं जिन्होंने पूरा जीवन तिरंगे पर, राष्ट्र पर समर्पित किया कांग्रेस में रहते हुए। क्या हमारा अधिकार नहीं बनता कि हम उनसे आग्रह करें कि जो शर्मिष्ठा जी ने कहा, कांग्रेस के प्रत्येक नेता की चिंता वही थी। आज जो पूरा संदेश नहीं, फिर इसको आप राकेश सिन्हा की तरफ से, इसको आप राकेश सिन्हा की तरफ से पकड़िए जो उन्होंने कहा। अगर आप मानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्र विरोधी संगठन है, आपने सत्याग्रह क्यों नहीं किया प्रणब मुखर्जी के दरवाजे पर कि आप वहां मत जाइए? नहीं, देखिए ये संस्कृति कांग्रेस पार्टी की नहीं है। हम लोगों ने हम जिस तरीके से क्यों, सत्याग्रह तो कांग्रेस पार्टी की संस्कृति है। सत्याग्रह की परंपरा दुनिया में कहां से आई है? देखिए सत्याग्रह महात्मा गांधी की परंपरा क्या आपकी परंपरा नहीं है? यही तो सत्य का आग्रह था जो प्रणव दा से हमने किया था। और आज मैंने आलोक जी जो प्रश्न खड़ा किया, मैं तो ये पूछता हूं एक लाइन में, जो प्रणव दा ने कहा और ये जो बंच ऑफ थॉट्स गुरु गोलवलकर जी कहते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहता है, क्या आज राकेश सिन्हा जी कहेंगे कि सिख धर्म पृथक धर्म का अस्तित्व रखता है, लिंगायत धर्म, जो ये कहते हैं जैन धर्म, जितने विभिन्न भाषा भूषा भेषज धर्म संस्कृति संस्कार हैं, क्या ये स्वीकार करने को आज तैयार हैं? इनसे पूछिए। जो प्रणव दा ने कहा कि भारतवर्ष की पहचान है, ये स्वीकार, ये तो आगे बढ़ गए हैं अभय दुबे जी, ये आगे बढ़ चुके हैं, इसमें क्या शक है? जो मोहन भागवत ने कहा वो बता रहा है कि मोहन भागवत कितना आगे बढ़ गए अपने विचार में। वो बदलते वक्त के साथ आगे बढ़ चुके हैं। जमीन अब हम और आप उनको सिर्फ पुरानी किताबें दिखा कर ही कह सकते हैं कि आप ये कहते थे, आपके नेता ये कहते थे। वैमनस्य का बीज बो रहे हैं, ये जानते हैं, पूरा देश जानता है कि किस तरह ये अपने, देखिए तत्कालिक रूप से कुछ राज्यों में और अच्छा ठीक है आ सकती है, लेकिन अगर भारतवर्ष के विचार, मैं राकेश सिन्हा के पास जाऊंगा इसके लिए, लेकिन उससे पहले मैं दिलीप मंडल की एक टिप्पणी ले लूं, फिर मैं राकेश सिन्हा के पास जाना चाहता हूं। दिलीप जी, देखिए छोटी टिप्पणी। आलोक जी मुझे लगता है कि अभी जो मोहन भागवत का भी भाषण को साथ में, मुझे लगता है दोनों को साथ में पढ़ा जाना चाहिए। और हिंदू की एक बहुत बड़ी सारी परिभाषाएं वगैरह दी जा रही हैं। इसमें मैं हिंदू की एक परिभाषा बाबा साहब अम्बेडकर का एनाहिलेशन ऑफ कास्ट जो भारत सरकार ने छापी है, उसमें पेज 69 से उठा रहा हूं कि हिंदू जो है वो दरअसल सिर्फ दंगे के समय हिंदू होता है, जब हिंदू और मुसलमान का दंगा होता है, वरना वो विभिन्न जातियों का गिरोह है। मुझे लगता है कि आरएसएस इस समय बहुत बड़ी बातें कर रही है, एसिमिलेशन, कंपोजिट कल्चर वगैरह वगैरह, और वो प्रणब मुखर्जी को बुला रही है। लेकिन धरातल पर आरएसएस का कार्यकर्ता जब उतरेगा तो वही गाय की बात करेगा, वही अखलाक करेगा, ये वही सारी चीजें वो करेंगे, वही रोहित वेमुला को मारेंगे, ऊना में वो इसी तरह दलितों की पिटाई करेंगे। तो ये दो चेहरे आपको साथ साथ असल में साथ काम करते दिखेंगे, जो एक बड़ी बातें कही जाएंगी और एक जो चीज की जाएगी, जो जमीन पर इसके बीच जो बहुत बड़ा फासला है, वहीं पर भारतीय राजनीति एग्जिस्ट करती है। जी। यही 2019 का सच यही है, वो हिंदू एजेंडे पर ले जाएंगे असल में देश को। ये बड़ी बातें असल में एक भ्रम फैलाने के लिए और एक छद्म क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। जी, राकेश सिन्हा जी, ये अब जो कहा जा रहा है, भारत में पैदा होने वाला हर व्यक्ति भारत माता का सपूत है, भारत माता का पुत्र या भारत पुत्र है, और उसके साथ बरक्स ये बात जो अभी दिलीप मंडल कह रहे हैं, जो डॉक्टर अंबेडकर की दी हुई परिभाषा है कि हिंदू सिर्फ दंगे के समय हिंदू होता है, बाकी समय वो अलग अलग जातियों में बटा हुआ होता है। एकदम दिलीप मंडल जी जो कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं। आप सुन लीजिए, अंबेडकर जी के कॉन्टेक्स्ट को देखिए। अंबेडकर जी ने दर्द व्यक्त किया कि हिंदू समाज विभिन्न जातियों में, अस्पृश्य में, नॉन अस्पृश्य में, कास्ट हिंदू, नॉन कास्ट हिंदू में बटा हुआ है, उनका दर्द था। और जब दंगा, आज़ादी से पहले जो दंगे की स्थिति बनती थी, कभी गणेश मूर्ति के विसर्जन पर, कभी म्यूजिक के ऊपर, दंगों की कहानी हम जानते हैं। उसके में किसका हाथ था, किसकी गलती थी, वो अभी डिबेट का समय नहीं है, लेकिन उन दंगों के समय में एक यूनिटी दिखाई पड़ती थी। वही दर्द तो डॉक्टर हेडगेवार का था कि हिंदू समाज का कॉन्सोलिडेशन, एक राष्ट्रीय
राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए, नकारात्मक रूप से हिंदू समाज का संगठन नहीं होना चाहिए। मैं श्री गुरुजी के बंच ऑफ थॉट्स को कोट करता हूं, आप सुन लीजिए, यदि बंच ऑफ थॉट्स पढ़ते हैं अभय जी तो पढ़िए। उन्होंने कहा यदि प्रॉफेट मोहम्मद साहब का जन्म नहीं भी हुआ होता तो हिंदू समाज के लिए संघ उसी तरह से काम करता जैसे हम कर रहे हैं। एक व्यक्ति से संघ का व्यक्ति चंदा लेने गया, बड़े व्यक्ति थे, बड़े हिंदूवादी थे, उन्होंने कहा कि जैसे काउ स्लॉटर के पक्ष में मैं हूं, लेकिन चूंकि मुसलमान लोग काउ स्लॉटर करते इसलिए मैं चंदा देता हूं। श्री गुरु जी ने बंच ऑफ थॉट्स में लिखा दिस इज ए नेगेटिव हिंदुज्म, दिस इज ए रिएक्शनरी हिंदुज्म। और उन्होंने हिंदू महासभा को भी यहां तक कहा कि हिंदू महासभा मुस्लिम लीग का समानांतर बनना चाहती है, यह प्रतिक्रियावादी हिंदुज्म का एक लक्षण है। आप पढ़िए पूरे कॉन्टेक्स्ट में, हिंदू राष्ट्र इज एन एडजेक्टिव नॉट एन ऑब्जेक्टिव। हिंदू राष्ट्र यदि ऑब्जेक्टिव बनेगा तो थियोक्रेटिक हो जाएगा। और जहां तक कि आलोक जी एक बड़ा फंडामेंटल सवाल आपने उठाया था, बहुत फंडामेंटल सवाल उठाया था कि धर्म और रिलीजन, ये संघ ही नहीं कह रहा है, पूरी दुनिया। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, 30 सेकंड ना, 30 सेकंड दीजिए बाबा, अरे 30 सेकंड दीजिए, अरे इंट्रोगेशन मत कीजिए मेरा, अरे मैं हाथ जोड़ के 30 सेकंड मांग रहा हूं। अरे अच्छा आप सिन्हा जी जल्दी और कम में खत्म कर दीजिए। हाँ 30 बस एक सेकंड बता दूं। देखिए एक बात जान लीजिए, अब ये इंटरफेयर करेंगे तो मैं पॉइंट्स भी भूल जाता हूं। देखिए एक बात सुन लीजिए, जब मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि देखिए प्रणव दा और संघ जब एक मंच पर थे तो मोहन भागवत जी ने क्या कहा, प्रणव दा और संघ एक नहीं है, मोहन भागवत जी ने इससे शुरुआत की। हाँ ये बात उन्होंने कही बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा प्रणब मुखर्जी यहाँ आने से संघ के नहीं हो जाते हैं, वो और प्रणब मुखर्जी अलग अलग रहेंगे, इसमें शक नहीं है। विनोद शर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं। मैं क्या जैसे सुन लीजिए अंतिम जैसे उपराष्ट्रपति पॉपुलर डेमोक्रेटिक फ्रंट के मंच पर जाने से पीडीएफ के नहीं हो गए, जिसका विनोद शर्मा जी ने विरोध नहीं किया था, जो कि वायलेंस में विश्वास करता है, जो कन्वर्जन में विश्वास करता है, जो विदेशी धन से चलता है, जिस पर आईबी की रिपोर्ट है, वहां तो उन्हें अच्छा लगता है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो देश भर में इमरजेंसी को हटाने रहे, विनोद जी 1975 में। अच्छा राकेश जी ठीक है, अब मैं इसका जवाब ले लूं। आपने अब सीधे विनोद जी की तरफ सवाल दाग दिया तो उनका जवाब ले लें। विनोद जी प्रतिबंध किसी हिंसा के कारण नहीं लगा था। विनोद जी, ये राकेश जी मुझसे बहुत ऑब्सेस्ड है, इनका मुझसे बहुत प्रेम है और मैं इनको जब खरी खोटी सुनाता हूं इसके मुंह पे तो ये बहुत विचलित हो जाते हैं। और अभी जो इनकी भाषा है ये मोहन भगवत वाली भाषा नहीं है, ये लेफ्ट लिबरल बोल रहे हैं हमको। ये लेफ्ट लिबरल को इन्होंने ऑलरेडी निकाल दिया है देश में से, लेफ्ट लिबरल निकल गया देश में से। ये कांग्रेस मुक्त करना चाहते हैं। प्रणब मुखर्जी का आपके घर में बैठना कांग्रेस युक्त है, कांग्रेस मुक्त नहीं है। और भगवत जी ने स्वयं कहा कि हम कांग्रेस मुक्त की विचारधारा में बिलीव नहीं करते। और इनके वहां पहुंचने से, प्रणब मुखर्जी के वहां पहुंचने से और उन्होंने जो वहां भाषण दिया, उस पूरे परिप्रेक्ष्य में जो आज के बीजेपी के फेसेस हैं वो गायब हो गए थोड़ी देर के लिए। और क्या 2019 में ऐसी कोई संभावना है कि जो आज हमको चेहरे नजर आ रहे हैं, आप कहते हैं कि आप तो पर्सनैलिटी कल्ट में बिलीव नहीं करते, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में पर्सनैलिटी कल्ट के आसपास ही घूमी है राजनीति, आपकी तरफ से और दूसरी तरफ से भी। तो सुनिए बात ध्यान से कि एक्सक्लूड मत कीजिए लेफ्ट लिबरल को, क्योंकि आपके गुरुजी ने कहा है कि सबको मिलके चलाना है। मेरी भी उतनी अहमियत है जितनी आपकी है, और आपके और मेरे बीच में डायलॉग होना चाहिए, तू मैं नहीं होनी चाहिए। अगर आरएसएस की ये प्रथा है कि ऊपर से जो एक वक्तव्य आता है सभी उसको दोहराते हैं, आज के दिन मेरे मित्र राकेश सिन्हा उसको दोहरा नहीं रहे हैं और ये तौहीन कर रहे हैं मोहन भगवत की शान में कि तिरस्कार की भावना से लेफ्ट लिबरल के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ सीखिए आप डायलॉग की बात करते हैं। Dialogue is talking to each other, not talking at each other, down each other. है मिस्टर सिन्हा, आपने आज मोहन भगवत की शान में तौहीन की है देश को और आपकी खबर ली जानी चाहिए। करने वाले के साथ संघ कभी खड़ा नहीं होता है। विनोद जी आप जेएनयू वालों के साथ खड़े थे, जेएनयू में आप खड़े थे, आप जेएनयू ले अब आपने राकेश सिन्हा जी जेएनयू को भी बाहर कर दिया देश से, लेफ्ट लिबरल को बाहर कर दिया, फिर कैसे है? वो भारत में पैदा होने वाला हर व्यक्ति भारत पुत्र है और इसके साथ पाकिस्तान नहीं है।
नॉट इन माई नेम के नाम पर आरएसएस के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करते हैं। नॉट इन माई नेम के नाम पर देखिए ऐसा है। अरे लेकिन आप तो अभी कल आपने बड़ा दिल दिखाया है, आज वो संकुचित क्यों हो गया है? आपका भारत की बौद्धिकता डिस्कवरी ऑफ इंडिया तक सीमित है। आपका डिस्कवरी ऑफ इंडिया से ऊपर उपनिषद है, विनोद जी, उपनिषद है, संस्कृति के 4 अध्याय हैं। आप संस्कृति का 4 अध्याय भी पढ़ लीजिए। दिनकर जी का संस्कृति का 4 अध्याय पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, रामायण पढ़िए, वेद पढ़िए। अरे प्रणब मुखर्जी ने अपनी स्पीच में बोला विक्रमशिला, तक्षशिला, ये जो यूनिवर्सिटीज थी इनमें ओपन एटमॉस्फेयर था, वहां पर क्रिएटिव थॉट पनपती थी। आप इनको छावनियों में तब्दील कर रहे हो। आप छावनी बना। अच्छा ठीक है, मैं एक बार वापस आऊंगा क्योंकि समय खत्म हो रहा है मेरा। बिल्कुल मेरे पास अब ये चर्चा, अब आप लोग किसी दिन सिर्फ आप दोनों को बुला के हम ये चर्चा आगे बढ़ा सकते हैं। इस पे आप दोनों में चर्चा कभी खत्म नहीं होगी, दोनों को एक दूसरे से प्रेम है। दिलीप मंडल क्या प्रेम नहीं है, मुझे इन पे तरस आता है। अच्छा अभय दुबे जी कुछ कह रहे हैं लेकिन 10 सेकंड दे पाऊंगा बस। जी हाँ बिल्कुल 10 सेकंड में। देखिए 4 वर्षों तक जो टीवी की डिबेट्स में था, मुझको वंदे मातरम का उद्घोष दिखाई नहीं दिया, राष्ट्र का गान दिखाई नहीं दिया, राष्ट्र का ध्वज दिखाई नहीं दिया। इसलिए क्योंकि 1950 26 जनवरी को ऑर्गेनाइजर ये लिखता है कि मेरा विधान मनुस्मृति का विधान है, मेरे विधान का यहाँ कुछ भी नहीं है। तो मनुवाद की विचारधारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की है, इसलिए ध्वज को, राष्ट्रगान। अच्छा अब मेरा समय बिल्कुल समय खत्म हो गया है अभय दुबे जी, मुझे आपको रोकना पड़ेगा, कार्यक्रम खत्म करना है। जो सवाल हमने पूछा, क्या प्रणब मुखर्जी को बुलाने से आरएसएस या बीजेपी को फायदा होगा? 66% लोग जिन्होंने जवाब दिया है मानते हैं हाँ फायदा होगा। सिर्फ 34% ऐसे हैं जिनको लगता है कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। निदा फाजली की 4 लाइनें हैं, बिल्कुल अप्रोप्रिएट बैठती हैं इस मौके पर, वो सुनाता हूं आपको। 2-4 गांव राह को हमवार देखना, फिर हर कदम पे एक नई दीवार देखना। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। आपको कोई आदमी देखना हो, कोई संगठन देखना हो, कोई विचारधारा देखनी हो, कोई पार्टी देखनी हो, सब पर ये लागू होता है। आवाज़ अड्डा में आज इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।